हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका शीर्षक है किसान जमींदार और राज्य। किसान जमींदार और राज्य में किस तरह का संबंध था, किस तरह से किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और जमींदारों ने किस तरह से अपनी पैठ जमाई। तो ये सब बातें हम इससे पहले वाली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जमींदार और राज्य के बीच के संबंधों का भी वर्णन हम 2 वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस टाइम पे जो किसान जमींदार और राज्य काम कर रहे थे तो उनके बीच में इनकम सोर्स, आय के साधन क्या होते थे। मोस्टली क्या होता था, राजस्व होता था। ठीक है, तो ये राजस्व किस रूप में प्राप्त होता था, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे चांदी के सिक्कों के रूप में। तो ये चांदी के सिक्के किस तरह से भारत में आए, इस सब बारे में हम बातें करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि चांदी का बहाव इंडिया में किस तरह से चांदी यहाँ आई। तो इसका मुख्य रीजन, जैसे कि मुगल जो साम्राज्य है एशिया के विभिन्न साम्राज्यों में से एक ऐसा साम्राज्य था जो सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ बनाने में सफल रहा। संसाधन जो भी भारत में मौजूद थे, ठीक है, भारत में जो भी संसाधन मौजूद थे उन पर अपनी पकड़ मजबूती करने में सफल रहा है, यानी कि उनका भरपूर फायदा उठा पाया है। ठीक है, और भरपूर फायदे से ही उन्होंने कर के लिए जैसे कि क्या क्या यूज किया है, चांदी के सिक्कों का। अब इसमें हम बात करेंगे कि किन किन देशों के साथ भारत का व्यापार उस टाइम पे रहा है। तो जैसे कि मिंग, चीन, चाइना से, सफावी, ईरान, ऑटोमन तुर्की साम्राज्य, इन सब से व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति या तरक्की हुई है उस टाइम पे मुगल काल में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब ये व्यापार में उन्नति हो रही थी तो व्यापारी कौन थे, विदेशी व्यापारी। तो ठीक है, विदेशी व्यापारी थे। तो ये व्यापारी इंडिया में किस उद्देश्य से आए हैं, व्यापार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो किन किन चीज़ों का व्यापार हुआ है, जैसे कि भारत से वो क्या ले जाते थे, मसाले, भारत की क्या चीजें फेमस थी, सूती कपड़ा, और इसी तरह से कपड़े का नाम है मलमल, शोरा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंडिया की विश्व प्रसिद्ध थी। तो इसी के कारण खोजे गए जो देश हैं उनमें भारत भी एक देश था। जैसे कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में क्या किया था, भारत की खोज। तो ये जो खोजी यात्री हैं वो आए और नई दुनिया के साथ व्यापार खुलने से भारत के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है। लगातार बढ़ते व्यापार से क्या हुआ, भारत में निर्यात हुआ वस्तुओं का, और इस निर्यात से मुख्य चीज क्या आई है, चांदी। उस टाइम पे कौन सी व्यवस्था थी, जैसे कि मोस्टली वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, वस्तुओं के बदले वस्तु। तो मुख्य लेन देन के लिए क्या था, चांदी के सिक्के व्यापारियों के पास। ठीक है, तो वो भारतीय लोगों को क्या देके गए हैं, चांदी के सिक्के भारतीय वस्तुओं के बदले में। भारत के लिए तो ये सही रहा, क्यों, क्योंकि भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि भारत में प्राकृतिक संसाधन है चांदी के। ठीक है, मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं रही। अब 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो चांदी के रुपए हैं, ठीक है, वो एक धातु मुद्रा के रूप में स्थिरता लाने में सफल हो पाए हैं। और जो मुगल काल में जो भी लोग कर उगाने वाले कौन थे, जैसे कि उस टाइम पे जमींदार होता था, ठीक है, और या राजस्व अधिकारी होता था, तो उनको क्या प्राप्त हुआ है, उन सबको नकदी के रूप में क्या प्राप्त हुई है, चांदी, चांदी के सिक्के। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुए हैं उन्हें, चांदी के सिक्के, जो एक व्यापार के लिए और किसके लिए, देश के विकास के लिए जरूरी थे। ठीक है, तो
इस तरह से चांदी का आवागमन होने से और क्या क्या हुआ है भारत में, इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सिक्के दिखाए हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। तो ये दोनों तरह के जो सिक्के हैं अकबर बादशाह और औरंगजेब द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। तो इसी तरह सिक्कों का वर्णन करते हुए इतालवी जो यात्री है जोवानी करारी, उसने ये बताया है 1690 ईस्वी में कि चांदी किस तरह से पूरी दुनिया से, तमाम सारी दुनिया से भारत में आती रही। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से विदेशी वस्तुओं के बदले हमें या विदेशी वस्तुएं जो मिली तो वो क्या मिली? हमें चांदी मिली। तो इस तरह से भारत में चांदी का आवागमन शुरू हुआ है। फिर जोवानी करारी है, वो उसने जो लेख लिखा है वो किसके लेख पे? बर्नियर के। बर्नियर भी जैसे फ्रांसवा बर्नियर, इसके सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बर्नियर है जो विदेशी यात्री भारत आया है, तो उसने यहाँ के बारे में लिखा है। तो उसी लेख पे आधारित जोवानी करारी ने बताया है कि किस तरह दुनिया का सारा सोना चांदी भारत में आ गया, कैसे? व्यापार के माध्यम से। अब ये सोने चांदी में किस किस को कितना हिस्सा मिला, ये भी बात कर लेते हैं। तो चांदी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास कहाँ से आया है? अमेरिका से। ठीक है, उनके पास और कोई वस्तु नहीं होगी देने की, इसलिए वो चांदी को ही व्यापार की वस्तु मान के और चांदी दे जाते थे यहाँ से और अपनी भारत की चीजों को ले जाते थे। अब इसी का कुछ हिस्सा तुर्की में भी। ठीक है, क्यों तुर्की में किस लिए पहुंचा? तो जो सभी तरह की वस्तुएं थी उन्होंने तुर्की लोगों से व्यापार किया तो उनके लिए दिया गया। तुर्की लोग क्या थे? ओमान और अरबिया से काफ़ी मंगवाते थे। तो काफ़ी मंगवाने के लिए बदले में क्या देते थे? वो काफ़ी के बदले चांदी। तो इस तरह से चांदी का कुछ हिस्सा कहाँ भी गया है? तुर्की में भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतीय चीज़ों की तुर्क में मांग नहीं थी। ठीक है, भारतीय चीज़ों की भी मांग भी थी। चांदी का कुछ हिस्सा गया है फारस में, रेशम के लिए दिया जाता था। रेशम खरीदनी होती थी तो इसलिए कुछ हिस्सा रेशम के लिए भी दिया गया फारस वालों को। अब अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, जो मुगल काल का, मुगल काल मतलब मुख्यतः कौन सा समय? इसमें अकबर कालीन जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनका वर्णन दिया गया है। तो ये किस तरह की किताब थी? आंकड़ों के वर्गीकरण का ऐतिहासिक और प्रशासनिक योजना तैयार की गई है। ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक और प्रशासनिक, यानी कि शासन संबंधी जितनी योजनाएं बनी थी उस टाइम पे, तो उन सब का वर्णन देती है आईने अकबरी। और ये पुस्तक कब लिखी गई है? अकबर के शासन के 42वें वर्ष में। और कब इसको पूरा किया गया है? 1598 ईस्वी में। 5 संशोधन इसमें किए गए हैं। कितने संशोधन हुए हैं? 5। अब आईन इतिहास लिखने के लिए बृहत्तर परियोजना का हिस्सा बन पाती है। कब? 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद। और जिसकी पहल किसने की? अकबर ने। अब अकबरनामा को 3 जिल्द में बांटा गया है। मुख्य इसकी 3 ही रही हैं। ठीक है, जैसे कि पहली 2 जिल्द में ऐतिहासिक दास्तान है, यानी कि ऐतिहासिक इतिहास जो मुगल काल का है उसका वर्णन है। ठीक है, और तीसरी जिल्द में शाही नियम कानून के सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किए गए हैं। ठीक है, कि जो भी कानून बनाए गए हैं अकबर कालीन, ठीक है, कानून और नियम किसके समय में? अकबर के समय में। मतलब जब ये पुस्तक लिखी गई तो उस टाइम पे तो उन सब का एक राजपत्र होता है, शाही आदेश। ठीक है, आदेश के रूप में दिए गए हैं ये कानून। अब आइन में चर्चा किस किस बारे में होती रही है? तो आइन में चर्चा की गई है दरबार के बारे में, प्रशासन, सेना का संगठन किस तरह से किया जाए, और राजस्व के स्रोत अकबरी साम्राज्य जो भी हैं
उनके प्रांत का भूगोल की किस क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है। तो आयन में इसी के साथ ही सूबों की आंकड़ों से संबंधित जानकारी बहुत अच्छी तरह से दी गई है कि कितने सूबे हैं और किन सूबों से क्या राजस्व वसूली या जो भी क्रिया हो रही है, तो वो सब का वर्णन आइन में दिया गया है। सूचनाओं को इकट्ठे करना, ठीक है, क्या है, जितनी भी सूचनाएं मिली उनको सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद है। ठीक है, क्या करना कि क्रम से लगाना, किसको क्रम से लगाना, किसको लगाना, आंकड़ों को। ठीक है, आंकड़ों को क्रम से लगाना, तो ये इस पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आइन के 5 भाग हैं। पहले 3 भाग किसका वर्णन दे रहे हैं, प्रशासन का। पहली जिल्द का क्या नाम रखा गया है, मंजिल आबादी, जिसमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहले हम 3 जिल्दों। दूसरी जिल्द सिपाही आबादी, सैनिक व नगर प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। अब तीसरी जिल्द मुल्क आबादी, साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू और राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी के देने के बाद ये 12 प्रांतों का बयान देती। ठीक है, अब सूबा सतर की विस्तृत जानकारी जब यहाँ मिल जाती है, तो उसके बाद आइन में सूबों के नीचे की इकाई सरकार के बारे में भी, जो सूबे से नीचे सरकार, जैसे कि जिला स्तर पर जिला समिति, उससे नीचे पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, इस तरह की सरकारों की विस्तृत जानकारी दी गई है। अब ये जो सूचनाएं हैं उसने इकट्ठी की हैं 8 जगह में और इसके लिए तालिका बनाई गई है। तो ये जो तालिका है इसमें ये 8 तरह की हैं, जैसे कि परगना क्या है, महल, किला, अराजी, जमीन ए पाईमूद, नकदी, सुइरगाल, दान में दिया गया राजस्व, अनुदान, जमींदार खाने और जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही। तो इन सब को मतलब अलग से 8 भागों में बांट के इनका वर्णन किया गया है। अब मुल्क आबादी ये क्या है, ये जिल्द है इसकी आइन अकबरी की। तो इसमें क्या दिया गया है, उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथी और 5वीं जो जिल्द है वो किसके बारे में, भारत के मजहबी की किस तरह का मजहब है, भारत साहित्यिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है, मतलब भारत में किस तरह की मजहब है, साहित्यिक है, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब का वर्णन चौथी और 5वीं जिल्द में किया गया है। बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था। पांडुलिपि जो हैं उनको 5 बार, पांडुलिपियां कौन सी लिपि होती हैं, जो हाथ से लिखी जाती हैं। ठीक है, हाथ से लिखी हुई रचनाएं, तो ये जो आइन है वो हाथ से लिखी हुई है। तो इसी तरह से इसको 5 बार संशोधित, क्यों, इसका रीजन रहा होगा, इसमें कुछ कमी रह गई होगी, कुछ सच्चाई नहीं डाल पाया लेखक, या जो भी राजा महाराजा उस टाइम पे आदेश देते थे तो उनके अनुसार बोलने में या उनको समझने में कठिनाई होने के कारण कुछ बातें गलत भी लिखी गई होंगी, तो उन सब को दोबारा से संशोधित करके लिखा गया। इसका रीजन क्या रहा है, मौखिक बयानों को किताब में लिखने से पहले, अब इसमें एक क्या बताया गया है कि अन्य स्रोतों से सच्चाई की पुष्टि की गई। ठीक है, कि मेरे द्वारा कही गई आप यूं की यूं लिखो, तो उसकी बजाय क्या किया गया, जो अन्य स्रोत हैं उनसे ये सच्चाई जान ली गई। जैसे कि कर संबंधी जानकारी लेनी होती थी, वो किससे लेंगे, जो राजस्व अधिकारी होते थे। ठीक है, तो उनसे मौखिक जानने की बजाय उसके आंकड़े तैयार किए गए और इस तरह से फिर वो उसमें लिखे गए आइन अकबरी।
लेकिन फिर भी ये पूरी तरह समस्याओं से दूर नहीं हो पाई। जोड़ करने में भी गलतियां हो सकती हैं या संख्यात्मक आंकड़ों में भी विषमता हो सकती है। फिर भी यह ग्रंथ मुगल दरबार का विस्तृत विवरण देता है। आइन का अनुवाद, आइन की अहमियत की वजह से विद्वानों ने इसका अनुवाद भी किया है। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसका संपादन किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में इसको छापा है। बेशक इस आईने अकबरी में कमी रही है, ठीक है, किसमें, आईने अकबरी में, फिर भी इसका क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है, क्योंकि इसकी अहमियत रही है उस टाइम पे। तो मुगल साम्राज्य के इतिहास के पड़ाव, ये था इस चैप्टर से रिलेटेड सारा टॉपिक यहीं पे कवर हो जाता है। अब इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे कि मुगल टाइम बार बार डिस्कस तो कर रहे हैं, तो कौन से राजा की स्टार्टिंग है मुगल वंश की इंडिया में। जैसे कि 1526 में आप सभी जानते हो, ये हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहला मुगल बादशाह है बाबर, ठीक है, उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के पहले युद्ध में। कब हराया है, पानीपत के पहले युद्ध में। और क्या कर पाया है वो, भारत में मुगल राज्य की स्थापना, भारत में मुगल वंश की स्थापना, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, भारत में मुगल वंश की स्थापना के रूप में। फिर 1530 से 40 तक हुमायूं का शासनकाल रहा है, उसका पहला चरण रहा है। उसके बाद 1540 से 45 तक शेरशाह ने से हार कर, हुमायूं जो है, शेरशाह जो सूरी है, ये सूरवंश का राजा था, तो इससे हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहा है। और इसके बाद फिर लास्ट में उसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया, मतलब अपनी कमजोरियों को दूर किया और खोए हुए राज्य को दोबारा से प्राप्त करने में सफल हो पाता है। 1555-56 तक शासन करता है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा और 1605 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल और 1628 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल और 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पे हमला करता है और उसे लूटता है और उसके साथ साथ भारत का कोहिनूर जो हीरा है, वो जो राज सिंहासन में, उसको कोहिनूर हीरे को भी ले जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत के तीसरे युद्ध में हार होती है मराठों की और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाया गया और अंग्रेजों ने उसे निष्कासित करके रंगून भेज दिया, ठीक है, रंगून भेज दिया। तो ये सब जो हैं मुगल काल में होने वाली घटनाएं हैं, इन सब का वर्णन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके मुगल सम्राटों के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।